हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 78। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 78। इसके अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमारे पास 150 कानून शहादत और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 154 सेक्शंस। तो आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली डील करता है होस्टाइल विटनेस से रिलेटेड। ठीक है, कि होस्टाइल विटनेस जो है होता है ना, उससे क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। मतलब जो एक पार्टी एक गवाह को लेकर आती है, ठीक है, और वही गवाह उसके खिलाफ ही बयान दे दे तो पार्टी कहाँ जाए। फिर वही गवाह, वही पार्टी जो है अपने ही गवाह को जो है एक हॉस्टाइल बना देगी। मतलब हॉस्टाइल मतलब उसका ही दुश्मन। मतलब वो लेकर आया, ठीक है, उसको अपने फेवर में गवाही देने के लिए, मगर जब उसने गवाही दी तो वो गवाही तो उस पार्टी के ही खिलाफ हो गई। तो फिर वो पार्टी क्या करेगी, अब उस गवाह को जो है हॉस्टाइल डिक्लेयर कराएगी कि नहीं जी, ये तो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, ये तो मिल गया है सामने पार्टी से, ठीक है, ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह तो फिर वो कहलाएगा हॉस्टाइल विटनेस। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हॉस्टाइल विटनेस। तो आइए देख लेते हैं हॉस्टाइल विटनेस है क्या। हॉस्टाइल विटनेस की अगर डेफिनेशन थोड़ी सी आप देख लें, सिंपल मैंने बनाई है इसकी। वेयर अ विटनेस मेक्स स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी हु हैज़ कॉल्ड हिम। आ रही बात समझिए, वेयर अ विटनेस मेक्स स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी हु हैज़ कॉल्ड हिम। मतलब एक गवाह आता है और एक ऐसा बयान देता है जो जो कि जो पार्टी लेकर आई है उस पार्टी के ही खिलाफ जो है ना वो बयान देता है, तो उसको कहलाता है हॉस्टाइल विटनेस। मतलब दुश्मनी गवाह, ठीक है। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, अ विटनेस हु डज नॉट सपोर्ट द केस ऑफ पार्टी बाय होम ही इज कॉल्ड। मतलब वो एक ऐसा गवाह जो कि उस पार्टी के केस को जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा जिस पार्टी ने इसको गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट कर सकती है, कोर्ट को इख्तियार है, ठीक है, कोर्ट को क्या है, इख्तियार है, कोर्ट को सवाबदीदा है। परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम। उस शख्स से सवाल पूछने के लिए कोर्ट इजाज़त दे सकती है जिस गवाह को एक पार्टी ने बुलाया है। which might be put in cross examinations by the adverse party। ऐसे सवालात जो दूसरी पार्टी को करने चाहिए थे, ऐसे सवालात जो दूसरी पार्टी को करने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल, ए ने केस फाइल किया बी पर, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ए ने केस फाइल किया बी पर, ए ने गवाह मंगवाया किसको, एक्स को, ठीक है। अब एक्स ने यहाँ पर कोर्ट में आकर क्या किया, एक्स ने ए के खिलाफ बयान दे दिया, ठीक है, ए के खिलाफ बयान दे दिया। अब ए ने जो बयान दिया था, ठीक है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जाहिर सी बात है कौन करता, बी करता, ठीक है। मगर अब गवाह ए का है, ए के जो है खिलाफ अब इसने बयान दे दिया, तो अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन बी को करनी थी वो क्रॉस एग्जामिनेशन अब ए करेंगे, ठीक है, कोर्ट से इजाज़त लेकर। आ रही बात समझ में। पहले तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद री एग्जामिनेशन जो है ना वो ए करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा गवाह, ठीक है, जिसके जिसके लिए कोर्ट जो है ना एक पार्टी को इजाज़त दे सकती है कि आप अपने ही गवाह से जो है ना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, जो सवालात दूसरी पार्टी को पूछने चाहिए थे, मतलब दूसरी पार्टी को पूछने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देख लेते हैं हम आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल बन जाएगा 155, ठीक है। इसकी फटाफट बेरीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस का क्या मतलब है, ठीक है। इम्पीचिंग का क्या मतलब है कि किसी भी विटनेस का जो है ना क्रेडिट को इम्पीच करना। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है, अगर आप सिंपल देख लें तो इसका यही मतलब होगा कि एक्सपोजिंग रियल कैरेक्टर टू द कोर्ट, मतलब रियल फेस टू द कोर्ट। एक गवाह का असल चेहरा जो है ना वो कोर्ट के सामने बेनकाब करने को ही इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस कहते हैं। ठीक है, ये इम्पीचिंग जो वर्ड है ना इसका मतलब है चैलेंज द ऑनेस्टी ऑफ वेरासिटी, मतलब एक एक किसी भी शख्स, किसी भी गवाह की सच्चाई या उसकी ईमानदारी को जो है ना वो चैलेंज करना। ठीक है, आ रही बात समझ में? आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। इसकी बेयर रीडिंग जो है ना, द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी। ठीक है, एक गवाह के क्रेडिट को, ठीक है, जो हमारे पास नीचे जो तरीके दिए गए हैं उस तरीके से अगली पार्टी जो है ना वो इम्पीच कर सकती है, मतलब उन पर इल्ज़ाम लगा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? इम्पीच जो वर्ड है ना उसका मतलब है किसी पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, किसी को ठेस पहुंचाना। यहाँ तक बात क्लियर है? बाय द एडवर्स पार्टी आर विथ द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट की इजाज़त के साथ, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, तो फिर कोर्ट की इजाज़त के साथ, कोर्ट की इजाज़त के हमारे पास ज़रिए, या फिर कोर्ट की इजाज़त से, यही सिंपल है कि कोर्ट की इजाज़त से वो पार्टी भी जो है ना वो किसी विटनेस के, किसी गवाह के जो है क्रेडिट को इम्पीच कर सकती है जिस पार्टी ने खुद उस गवाह को बुलाया हो, मतलब होस्टाइल विटनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस के जो है ना कौन कर सकता है? किसी भी विटनेस के क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट उसकी नेक नियति, उसकी नेक नामी, ठीक है, उसकी शोहरत, उसका कैरेक्टर को इम्पीच कौन कर सकता है? ठीक है, मतलब जो दूसरी जो पार्टीज है ना, मतलब जो सामने वाले मुखालिफ जो आपकी पार्टी है ना, वो जो है ना वो इम्पीच कर सकती है ऐसे गवाह के क्रेडिट को, और वो पार्टी भी कर सकती है जिस पार्टी ने गवाह को कोर्ट में लेकर आई है। ठीक है, अब नीचे जो हमारे पास वेज दिए गए हैं, 3 तरीके दिए गए हैं उनके ज़रिए। पहला हमारे पास तरीका क्या है? बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, मतलब ऐसी गवाही देने से, एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे, मतलब ऐसे शख्स की कोई भी गवाही, ठीक है, कोई गवाही देता है कि फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस, कि वो जो गवाह है ना, वो गवाह जो है वो एतमाद के लायक नहीं, वो झूठा है। आ रही बात समझ? मतलब क्या है वो शख्स जो है वो झूठा है। आ रही बात समझ? मतलब कोई भी शख्स आके बयान दे कि वो जो गवाह है ना वो झूठा है, फिर उसके जो है ना क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? नंबर टू जो है ना वो क्या बात करता है? बाय प्रूफ देट विटनेस हैज़ बीन ब्राइब्ड, कोई ऐसा प्रूफ ला के कोर्ट में आकर दे दे, या फिर कोर्ट में आकर ये बात साबित कर दे कि ये जो गवाह है इसने रिश्वत ली है, ये साबित कर दे कोर्ट में आके। आर हैज़ एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ अ ब्राइब, या फिर रिश्वत की पेशकश को, रिश्वत की पेशकश ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, कबूला है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब या तो साबित कर दिया कोर्ट में, साबित कर दिया जाए कोर्ट में कि इसने रिश्वत ली है, या फिर इसने रिश्वत की जो पेशकश हुई थी इनको, इन्होंने वो कबूली थी। आर हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, या फिर इसने जो गवाही, जो ये गवाही दे रहा है उसके लिए उसने किसी और जो जो हमारे पास है रिश्वत लेने का कोई और तरीका अपनाया है। ठीक है, करप्ट इंड्यूसमेंट इन्होंने वसूला है। ठीक है, मतलब किसी और तरीके से इन्होंने जो है ना वो रिश्वत ली है। यहाँ तक बात क्लियर है? नंबर थर्ड क्या बात करता है? नंबर थर्ड बात करता है बाय प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट्स inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात लिखी गई है कि कोई शख्स
मतलब थोड़ा सा पहले इसकी वेरिटी करा दूँ, उसके बाद में आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। बाय प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट, मतलब साबित कर दिया जाए किसी शख्स का पहले वाला बयान मतलब पहले इसने कहीं और बयान जो दिया था उसको कोर्ट में साबित कर दिया जाए, ठीक है, वो साबित करके कोर्ट में दिखा दे। इनकंसिस्टेंट विथ एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लाइबल टू बी कंट्राडिक्टेड, ठीक है, कोई भी उसकी ऐसी गवाही जिससे वो इनकंसिस्टेंट हो। अब वर्ड जो है इनकंसिस्टेंट मीन्स नॉट रेलिवेंट, मतलब उसने जो पहले कहीं और पर जो गवाही दी थी, तो फिर उस गवाही को कोर्ट के सामने एक पार्टी ने पेश कर दी और उसको साबित कर दिया कि इसने पहले इस जगह पर इसने ये बयान दिया था, अब कोर्ट में इन्होंने ये बयान दिया है, मतलब पहले इन्होंने कुछ और कहा, अब इन्होंने कुछ और कहा, तो फिर अब तो हमारा राइट बनता है कि इसको कंट्राडिक्ट किया जाए। आ रही बात समझ? इसको इसके अंदर मतलब कंट्राडिक्शन मतलब तजाद लेकर आना, कंट्राडिक्ट, आप समझ रहे हैं ना? कंट्राडिक्शन मीन्स तजाद ले आना, डिफरेंस ले आना, उसको तोड़ना, कंट्राडिक्शन करना। नंबर 4 क्या बात करता है? नंबर 4 बात करता है कि when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, जब किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम हो, ठीक है, मतलब उन पर रेप का इल्ज़ाम हो या फिर उन पर ये इल्ज़ाम हो कि उन्होंने रेप करने की कोशिश की है, इट मे बी शोन दैट द प्रोसिक्यूट्रिस वाज अ जनरली इमोरल कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि ये बात क्या हो रही है? आप ये बात हमारे पास हो रही है कि कोर्ट में अगर ये चीज़ दिखाई जाए ना कि ये जो हमारे पास है जिससे ये हमारे पास है हमारा रेप हुआ है, उसका जो कैरेक्टर था ना वो इमोरल था। आ रही बात समझ जनरली, ठीक है, तो फिर ये जो है ना ये कंट्राडिक्शन के अंदर नहीं आती है, ठीक है, इसको जो है ना इसको रिपील कर दिया गया है। क्लास 4 जो ओमिटेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप एक्ट जो है 2016 का जो एक्ट था उसके तहत इसको रिपील कर दिया गया। तो आइए इसको आप नहीं पढ़ना, ठीक है, क्या पता आपको कंफ्यूज कर दे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बात करता है अ विटनेस डिक्लेयरिंग एन अदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एक गवाह आकर दूसरे गवाह के नाम पर कहता है कि वो जो है ना मतलब ईमानदार नहीं है, मतलब झूठा शख्स है, ठीक है, एक गवाह दूसरे गवाह के नाम पर कहे कि जो है दूसरा गवाह जो है ना वो ईमानदार नहीं है, वो झूठा इंसान है। मे नॉट, अब यहाँ पर वर्ड है मे नॉट, मे नॉट, ये आप बात छोड़ दें, ठीक है, यहाँ से आप ये फिलहाल आप छोड़ दें। मे नॉट गिव रीजन फॉर हिज बिलीफ, मे नॉट गिव हिज मे नॉट गिव रीजन फॉर हिज बिलीफ नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड जो ये कहा जा रहा है ना बिलीफ, ये वर्ड है हमारे पास, एक्चुअली ये वर्ड जो है वो वर्ड जो है वो बिहाफ है, मतलब ये शख्स उस गवाह के बिहाफ पर कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, उस मतलब ये गवाह सिर्फ अपने बारे में ही कहे तो ठीक है। अपॉन हिज एग्जामिनेशन चीफ, अब उसको पढ़ लें, आप जो बीच में छोड़ा था ना हमने, अपॉन हिज एग्जामिनेशन चीफ, जब एक शख्स का एग्जामिनेशन चीफ हो रहा है उसके दौरान वो कहे कि सर वो दूसरा जो गवाह है ना वो ईमानदार नहीं है, मतलब वो झूठा है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर वो जो है ना वो उसके बिहाफ पर रीज़न नहीं दे सकता है, ठीक है, ये बिहाफ है। बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन, मगर वो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन उसी एग्जामिनेशन चीफ के बाद किया जा सकता है कि आप रीजन बताओ, ठीक है, आप रीजन बताओ, एंड आंसर्स व्हिच ही गिव्स कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, और अगर ये सवाल का जवाब देता है तो फिर उसकी कंट्राडिक्शन नहीं की जाएगी, उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। दो फिर चाहे भले, दो मीन्स भले या फिर चाहे वो इफ़ दे आर फॉल्स, फिर भले चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो, ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज्ड विथ गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो फिर बाद में इसको झूठी गवाही देने के लिए इस पर
जो है ट्रायल चलेगा। कौन सा चलेगा? परजरी का। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 193 के तहत, पीपीसी के तहत। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन जो है वो ए इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ए स्यूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी। ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, किस चीज़ के लिए? पैसों के लिए, कीमत के लिए, ठीक है, उस चीज़ों की कीमत के लिए जो ए ने बी को बेची थी, ठीक है, और ए ने बी को जो है ना वो डिलीवर्ड भी करती थी। सी सेज दैट ए डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। अब सी ने कहा, कोर्ट में आके बयान दिया कि ए ने जो बी को जो चीज़ें बेची थी ना, मतलब गुड्स, मतलब यहाँ पर जो गुड्स वर्ड है ना, गुड्स का मतलब है चीज़ें, कोई भी चीज़, ठीक है, फिर चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो चीज़ें ए ने बी को बेची थी और सी का कहना है कि जो है ना ए ने बी को वो चीज़ें बाहिफाजत पहुंचा दी थी, ठीक है, डिलीवर कर दी थी। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेशन ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। इसने ये गवाही कोर्ट में पेश की जाती है कि इसने पहले कहीं कहा था, प्रीवियस ओकेशन पर, मतलब प्रीवियस इसकी स्टेटमेंट थी कि उसके अंदर इसने पहले कहा था कि ए ने बी को कोई भी जो है सामान नहीं पहुंचाया था, मतलब डिलीवर नहीं किए थे, गुड्स डिलीवर्स नहीं किए थे। द एविडेंस इज एडमिसिबल। तो फिर अब जो है इसकी कंट्राडिक्शन की जाएगी सी की, कि आया सी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सी तो कोर्ट में आके कह रहा है कि ए ने जो है वो बी को हमारे पास जो चीज़ें ए ने बी को बेची थी वो बी ए ने जो है वो बी को पहुंचा दी थी, ठीक है, मगर इसका कहीं और पहले बयान था जिसके अंदर वो कह रहा है, ठीक है, मतलब ऑडियो है या फिर वीडियो है या फिर रिटन में है, कहीं भी वो सी का बयान कोर्ट में आ जाता है, पेश हो जाता है, और उसके अंदर उसका ये बयान होता है कि ए ने बी को कोई चीज़ें नहीं पहुंचाई, मतलब जो गुड्स ए ने बी को बेचे थे वो गुड्स बी को मिले ही नहीं, मतलब ए ने पहुंचा ही नहीं। तो फिर अब इसके बयान में फ़र्क आ गया बहुत, पहले कुछ और का कहा था कहीं और, अब ये कहीं ये यहाँ पर कुछ और कह रहा है, तो अब तो इसकी कंट्राडिक्शन होनी चाहिए, मतलब एविडेंस जो है ना वो एडमिसिबल है, यहाँ तक काबिल कबूल है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम इलस्ट्रेशन बी पर, ठीक है। इलस्ट्रेशन बी क्या बात करता है? इलस्ट्रेशन बी बात करता है ए इफ इंडिकेटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी। अब ए है, ए पर जो है ना जाहिर कर दिया गया कि ए जो है ना ए ने बी का कत्ल किया है। इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मीन्स जाहिर करना या फिर बताना कि ए ने बी का कत्ल किया है, मतलब ये समझ लें कि ए पर ये केस चल रहा है क्रिमिनल कि ए ने बी को मारा है, इसका मतलब मर्डर ट्रायल चल रहा है ए पर। अब बात क्या है, अब कोई सी है, सी सेज दैट बी वेन डाइंग। सी ने कहा कि जब बी मर रहा था, जब बी मर रहा था, ठीक है, डिक्लेयर दैट ई हैड गिवन बी द वाउंड ऑफ विच ही डाइड। सी ने कहा कि जब बी मर रहा था तो बी ने कहा था कि ए ने उसे इतना मारा था, ठीक है, इतना मारा था, इतने हमारे पास ए ने जख्म दिए थे बी को कि बी उसकी वजह से मर गया। अरे बस अब सी ने कोर्ट में आके क्या कहा कि साहब जी मैंने सुना था जब बी मर रहा था, वेन डाइंग, बी वेन डाइंग, जब बी मर रहा था तो बी कह रहा था कि ए ने मुझे इतने ज़ख्म दिए हैं, उन ज़ख्मों की वजह से मैं मर रहा हूँ, मतलब वो मर गया, ठीक है, ये सी ने आके कोर्ट में बयान दिया। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेशन। अब ऐसी गवाही कोर्ट में पेश की जाए, ऐसी गवाही कोर्ट में दिखाई जाए, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रीवियस ओकेशन की हो, ठीक है, मतलब पहले की हो, ठीक है, सी ने जो बयान कोर्ट में दिया ना उससे पहले की एक
ऐसी जो है ना प्रूफ कोर्ट में ला के पेश किया जाए, या फिर ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, ठीक है, या फिर सीसीटीवी कैमरा की हो या फिर रिटन फॉर्म में हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर सी सैड दैट द वाउंड वाज नॉट गिवन बाय ए आर इन हिज प्रेजेंस, जिसके अंदर सी ने कहा है, ठीक है, या तो फिर वीडियो है या फिर सीसीटीवी है या फिर ऑडियो है, कुछ भी, या फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर सी ने कहा कि जो सी सैड दैट द वाउंड वाज नॉट गिवन बाय ए, ठीक है, कि बी को जो जख्म दिए गए थे वो ए ने नहीं दिए थे, ना ही ए की प्रेजेंस में दिए गए थे, ना ही ए की मौजूदगी में जो है ना वो सब कुछ हुआ था। मतलब सी ने पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि ए का कोई कसूर नहीं, ठीक है, ए ने कोई जख्म वख्म नहीं दिए थे हमारे पास बी को, ये सी का पहले का बयान था। तो अब कोर्ट जो है ना थोड़ा परेशान हो जाएगी, कोर्ट कह रही है आपने तो पहले यहाँ कहा कि आपको बी कह के गया था कि ए ने मुझे मारा था और उसकी वजह से मेरी मौत हो रही है और उसकी वजह से वो मर गया, ठीक है, मगर आपने इस बयान से पहले तो ये बयान दिया हुआ है कहीं पर कि वो ए की वजह से नहीं मरा, ना ही ए ने उसको कोई किसी किस्म की इंजरी पहुंचाई, वाउंड पहुंचाए, ठीक है, ये वर्ड वाउंड जो है ना इसका मतलब है इंजरी, ठीक है, या फिर इवन आपने तो ये कहा कि वो जो है ना मर्डर ए की मौजूदगी में ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो अब तो आपकी जो ये गवाही है ये कंट्राडिक्शन के लायक है, मतलब आपको कंट्राडिक्शन, अब आपकी गवाही पर कंट्राडिक्शन होनी चाहिए। आ रही बस में, यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर एविडेंस क्या हो जाएगी? एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने आर्टिकल जो है लेक्चर नंबर 78 डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 78 के अंदर आज हमने आर्टिकल जो है 150 से लेकर 151 डिस्कस किया। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये सेक्शंस हमने डिस्कस किए 154 से लेकर 155 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।